हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का संक्षिप्त विवरण को समझेंगे ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि हमें इसमें कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले हम लोग जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास का संक्षिप्त विवरण को समझ चुके हैं। अगर आप लोग वो दोनों वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए ताकि इसे समझना आपको और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत को। आधुनिक भारत के इतिहास को जो है 3 भागों में जो इसे हम डिवाइड किया है। ठीक है, एक है 1498 से लेकर 1757 तक, फिर है सेकंड है 1757 से 1858, उसके बाद है 1858 से 1948। हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे आधुनिक भारत को ताकि समझना आसान हो जाए। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस पे चर्चा होगा। सबसे फर्स्ट पार्ट है 1498 से 1757 कि भारत में जो ईसाइयों का आगमन जो हुआ था वो यूरोपियों के द्वारा ही हुआ था, क्योंकि जब यूरोपीय जो है हमारे भारत में आए थे तभी से जो है ईसाइयों का आगमन हो चुका था। ठीक है, तो भारत में जो यूरोपियों का जो आगमन हुआ उसका भी क्या क्रम है, मतलब कि कौन कौन से देश जो है, कौन से देश पहले आए फिर उसके बाद कौन आए, तो इस तरह से यूरोपियों का आगमन का ये क्रम है। तो यूरोपियों कहने का मतलब यूरोप महाद्वीप के जो थे। ठीक है, तो भारत में यूरोपियों का आगमन, तो सबसे पहले जो है यूरोपीय अगर देश में, यूरोपीय अगर महाद्वीप के अंदर जो सबसे पहले देश जो हमारे भारत में जो है आया, ठीक है, वो पुर्तगाली था, पुर्तगाली। फिर जाके डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस, फिर स्वीडन जो है। तो हम लोग जो है सबसे फर्स्ट जो पुर्तगाली जो आए हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसे थोड़ा सा ब्रीफ में समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पुर्तगाली जो कि 1498 में जो है भारत जो है पहुंचा था। ठीक है, तो हम लोग इसे समझते हैं। क्या था कि प्राचीन काल में जो है क्या था कि यूरोप और भारत के बीच में एक रेशम मार्ग हुआ करता था। ठीक है, ये रेशम मार्ग जो है प्राचीन काल में जो है एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का काम करता था। ठीक है, तो यही रेशम मार्ग जो है भारत और यूरोप के बीच में हुआ करता था प्राचीन काल में, जिस पर कुषाणों का अधिकार था। ये जो रास्ता जो है रेशम मार्ग जिसे बोलिएगा, इस पे कुषाणों का अधिकार था। लेकिन क्या हुआ कि ये 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में इस पर तुर्की का अधिकार हो गया और इस रास्ते को, इस मार्ग को तुर्की ने बंद कर दिया, जिस वजह से भारत और यूरोप जाने का जो मार्ग जो है बंद हो चुका था। अब यूरोप वाला जो है भारत कैसे आते, तो इसी रास्ते को ढूंढने के लिए जल मार्ग की खोज हुई और इसी जल मार्ग का खोज करने का सबसे अधिक श्रेय जो है पुर्तगाली और स्पेन को दिया जाता है, जो कि यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। यानी ये सारे देश जो आए ये सभी यूरोप महाद्वीप के ये देश हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो पुर्तगाली जो है, मतलब कि जो आए हैं भारत जो है, तो पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से चलकर ये उत्तमासा अंतरीप होते हुए भारत के जो केरल राज्य के कालीकट तट पर पहुंचा। कालीकट एक बंदरगाह था जहां के शासक जमोरिन या फिर कहीं कहीं उसे सामोरी भी बोला जाता है, वास्को डी गामा का स्वागत किए थे। ठीक है, तो पहली बार जो है पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा जो है 1498 में जो है भारत पहुंचे और भारत के जो केरल राज्य के कालीकट तट पर पहुंचे। तो ये उत्तमासा अंतरीप होते हुए, अब सवाल ये उठता है कि ये उत्तमासा अंतरीप ये क्या है। तो ये उत्तमासा अंतरीप को ही इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि इसी इंग्लिश का हिंदी नेम रख दिया जाता है और उत्तमासा अंतरीप ना लिख के आपको केप ऑफ गुड होप लिख दिया जाएगा, तो आपको वो भी नाम ध्यान रखना है क्योंकि इसी को वो बोला जाता है इंग्लिश में।
तो पुर्तगाल से जो है वास्को डी गामा चलकर सबसे पहले तुमासा अंतरिप पहुंचा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में एक यहाँ पे देश है दक्षिण अफ्रीका, जिसे साउथ अफ्रीका भी बोलते हैं, और इस देश के इस पॉइंट पे उत्मासा अंतरिप पड़ता है, ठीक है। और इसी उत्मासा अंतरिप पर पहुंचने के बाद जो है फिर उत्मासा अंतरिप से भारत यहाँ पहुंचा वास्को डी गामा। लेकिन वास्को डी गामा को जो है उत्मासा अंतरिप से ये भारत तक का रास्ता जो है दिखाने वाला वो व्यक्ति का नाम था अब्दुल मनिक नायक, जिसने वास्को डी गामा को जो यहां से यहां तक पहुंचाया था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है वास्को डी गामा जो कि प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था जो कि भारत पहुंचा, वो कैसे पहुंचा आपको ये पता चल गया है। अब क्या हुआ कि जब वास्को डी गामा जब अपना देश फिर से जब मतलब कि वापस जब गया तो भारत से बहुत सारा जो है सामान लेके गया, और उस सामान को जो है यहाँ से 60 गुना ज़्यादा दाम पे जो है अपने देश में बेचा। तो इस तरह से क्या हुआ, जब जहाँ पर ज़्यादा फायदा होने लगता है तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर और भी व्यापारी जो है आना भारत चालू कर दिए। तो फिर एक के बाद एक कई व्यापारी जो है भारत आना चालू कर दिए, और इसी क्रम में फिर पुर्तगाली आए, फिर जाके डच आए। डच बोलते कि इसको हॉलैंड या फिर नीदरलैंड को भी जो बोला जाता है, ठीक है। डच आए, फिर जाके जो ब्रिटिश आए, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस और फिर स्वीडन जो है, ये देश इसी क्रम में आए। यहाँ पे जो है अब आने का तो हम लोग देख लिए, अब देखते हैं कि ये लोग गया कैसे, और यहाँ ये यूरोपीय कंट्री में से सबसे अधिक वर्चस्व किसका रहा, ठीक है। तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए, लेकिन सबसे बाद में गए 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में जो है ये जो है भारत जो है छोड़ा है, ठीक है। 1961 ईस्वी तक जो है ये भारत का जो है मतलब एक हिस्सा जो कि गोवा और दमन वो द्वीप को जो है अपना केंद्र बनाकर वहाँ पर शासन करता रहा, और 1961 में जो है सैन्य शक्ति के द्वारा जो है इसे भारत से निकाला गया जो है। तो आखिर में ये सबसे पहले आया, और इसका क्षेत्र सीमित क्यों हो गया, क्यों एक जगह जो है मतलब कि जो ये केंद्रित हो गया। तो 1612 ईस्वी में अंग्रेज जो है स्वाली के युद्ध में, ये जो ब्रिटिश वाले जो है यानी अंग्रेज जो है स्वाली के युद्ध में पुर्तगाल को हरा दिया था, जिसके वजह से इसका क्षेत्र जो है सीमित हो गया, और 1961 तक जो है गोवा और दमन वो द्वीप में जो है ये अपना शासन करते रहा, और 1961 में इसे सैन्य शक्ति के द्वारा भारत से निकाला गया जो है, ठीक है। अब हम लोग डच को देखते हैं। तो डच वाले जो आए थे तो अंग्रेज के साथ इसका युद्ध हुआ, वो था 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध। 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में अंग्रेज जो है डच को हरा दिया, और डच जो है हारने के बाद जो है ये अपने देश वापस चले गए, ठीक है। तो इस तरह से आप डच को भी देख लिए। फिर आता है ब्रिटिश जो कि सबसे ज़्यादा सर्वशक्ति यानी शक्तिशाली जो है, मतलब कि जो है अपने साम्राज्य को स्थापना किया, और 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया, जो कि भारत जो है इसने 1947 में मतलब कि जो छोड़ा जो है, और जिससे 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद फिर डेनमार्क आया, फिर फ्रांस। तो फ्रांस जो है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और 1954 ईस्वी में जो है ये भारत को छोड़ा। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरह से कि पुर्तगाल जो है 1961 तक जो ये शासन किया किसी एक क्षेत्र को केंद्र बनाकर, उसी तरह से फ्रांस जो है 1954 तक जो है मतलब पांडिचेरी को अपना एक केंद्र बनाकर शासन करता रहा, और 1954 में जो है ये भारत को जो है छोड़ा है। तो आखिर में इसका भी एक केंद्र क्यों सीमित हो गया, तो इसकी भी वही कहानी है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध हुआ, और ये युद्ध फ्रांसीसी हारने के बाद जो है इसका भी क्षेत्र जो सीमित हो गया, और पांडिचेरी में जो है सिर्फ अपना केंद्र बना दिया, और 1954 में जो है फिर भारत को मतलब कि भारत के पांडिचेरी को इसने छोड़ा जो है 1954 ईस्वी में। उसके बाद फिर आता है स्वीडन। तो ये जो है डेनमार्क और जो ये स्वीडन, ये दोनों जो है अपना उतना वर्चस्व नहीं दिखाया, और ये दोनों जो है अपना सारा सामान जो है ये अंग्रेज यानी ब्रिटिश को बेचकर अपने देश चला गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जितने भी यूरोपीय देश आए थे भारत में, इसमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अंग्रेज निकल कर आया, और सिर्फ ये भारत पर ही नहीं
यूरोपीय शक्तियों को भी इसने पराजित किया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 1757 तक के समय को तो अभी समझ चुके हैं, और ये मैप से भी हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे जो है इन लोगों का, पुर्तगाली लोग कैसे आए, फिर उसके आगे का क्रम कैसे होते गया। ठीक है, तो और उसके बारे में डिटेल, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी क्या है कि सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, इसे ब्रीफ में समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है 1757 से लेके 1858 तक का समय। तो एक डेट है यहाँ पे 23 जून 1757, जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था। पहली बात, ये प्लासी जो जगह पड़ता है बंगाल के नदिया जिले में पड़ता है, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो ये प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो अंग्रेज की तरफ से इसे लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हुई और उसका हत्या कर दिया गया। और इसी युद्ध के बाद जो है भारत में पहली बार ब्रिटिश ने, यानी अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया, और इसका श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव, जिसे कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने का श्रेय जाता है, तो 1757 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर वो बना। तो क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर बनने वाला व्यक्ति कौन, तो वो भी रॉबर्ट क्लाइव ही जो था, जिसने भारत पर पहली बार ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, समय समय पर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इनमें कमियां निकलते आई, और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए समय समय पर अधिनियम लाया गया, और इसी अधिनियम को बनाकर इन लोगों की शक्तियों को भी बढ़ाया गया। कमी को दूर करते गया और इन लोगों की शक्तियों को भी बढ़ाते गया। तो शक्तियों को बढ़ाने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जैसे सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर बना, फिर बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल से जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत के गवर्नर जनरल से जो है भारत का वायसराय बनाया गया। तो हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो मतलब कि किसी न किसी अधिनियम के तहत जो है ये बना है, तो वो लोग संशोधन करने के लिए समय समय पर अधिनियम लाए, और उसी अधिनियम में कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम ये है जिसके द्वारा जो है इन लोगों की शक्तियों को बढ़ाया गया। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। तो 1757 ईस्वी में जो सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर जो बना वो था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने ब्रिटिश सत्ता को भारत में पहली बार स्थापित किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1773 में एक अधिनियम आया। 1773 में अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर का पोस्ट को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि 1774 ईस्वी में बना, और वो बनने वाला प्रथम व्यक्ति वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो गया, पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर अगर सिर्फ पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर तो वो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन अगर बंगाल का गवर्नर जनरल अगर पूछे तो वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कब बना, तो वो ईस्वी 1773 नहीं होगा, 1773 में अधिनियम लाया गया था, लेकिन बना वो जो है 1774 ईस्वी में। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला जो है व्यक्ति जो वो वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1774 में बना। किस अधिनियम के तहत, तो 1773 के अधिनियम के तहत जो है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद जो फिर एक अधिनियम जो आया वो था 1833 का अधिनियम, जिससे बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया जो है। यानी अब जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब पूरे वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल जो है बनने वाला पहला व्यक्ति वो था विलियम बेंटिक। वो किस अधिनियम के तहत, तो वो जो है 1833 के अधिनियम के तहत जो है ये भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति था जो है विलियम बेंटिक। हम लोग सारे अधिनियम को जब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय सारे अधिनियम को और भी अच्छे से समझेंगे जो है। अभी क्या है कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है
फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम जो कि 1858 का अधिनियम। तो 1858 का जो अधिनियम जो है, इसी अधिनियम के द्वारा भारत का वायसराय का पोस्ट लाया गया। तो अब हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं कि 1757 से 1858। तो 1757 में हम लोग तो देख लिए कि जो है भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापना तो हुआ, यानी राजनीतिक सत्ता का स्थापना तो हुआ, लेकिन यहां पे भी दो बात है कि क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया था, या फिर ब्रिटिश की वहां की ब्रिटिश सरकार जो है, या फिर ब्रिटिश क्राउन ने जो है इस सत्ता को चला रहा था। ठीक है, तो 1757 से 1858 तक जो है यहां पे जो राजनीतिक सत्ता को जो है रेगुलेट जो किया जा रहा था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहां पे शासन कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1857 में एक विद्रोह हुआ जो कि पूरे भारत लेवल पर हुआ। ठीक है, लेकिन वो विद्रोह जो है असफल हो गया, और उस विद्रोह का असफल होने का कारण राष्ट्रीय एकता की कमी निकल कर आई थी। ठीक है, लेकिन ये विद्रोह असफल तो भले ही हो गया, लेकिन यहाँ के जीवन पर, भारत के लोगों के जीवन पर, अंग्रेजों पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा। उसी विद्रोह का परिणाम था कि भारत जो है 100 साल बाद जो है आज़ाद हो गया। ठीक है, तो इसी विद्रोह के बाद 1858 का एक अधिनियम आया, और 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय जो है भारत का जो गवर्नर जनरल वो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। तो इस विद्रोह के खत्म होने के बाद जो 1858 में जो एक अधिनियम आया जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, और भारत का वायसराय बनने वाला प्रथम व्यक्ति वो लॉर्ड कैनिंग था। तो वायसराय से आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय तो वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वायसराय, तो वो होगा सी राजगोपालचारी। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि गवर्नर से गवर्नर जनरल तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कैसा नाम है कि गवर्नर जनरल से, भारत के गवर्नर जनरल से अब भारत का वायसराय। तो हम लोग इस वर्ड को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, जब ये लोग, ये जो गवर्नर जनरल जो थे, जब ये कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होते थे तो इन्हें गवर्नर जनरल बोला जाता था भारत में। ठीक है, लेकिन जब यही व्यक्ति ब्रिटिश के संसद के प्रति या फिर व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदारी होते थे, मतलब जिम्मेदार होते थे, तब इसी व्यक्ति को वायसराय बोला गया है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद इस टॉपिक को आप समझे होंगे कि गवर्नर जनरल और वायसराय क्या होता है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात ही आपको जो है मतलब कि समझने में जो है आसान बनाता है। ठीक है, तो यही व्यक्ति जो है जब ब्रिटिश संसद या फिर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे तो इसी व्यक्ति को वायसराय बोला गया है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये वायसराय का पोस्ट जो 1858 के अधिनियम के द्वारा आया। ठीक है, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया, यानी जो ब्रिटिश की, यानी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की जो उस समय जो रानी थी जिसका नाम था विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया, वो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल को जो है भारत का वायसराय बना दी, और उसी दिन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अधिकार जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और उस दिन से भारत पे जो है राजनीतिक सत्ता का जो अधिकार जो अपने हाथों में ले लिया, एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संसद या फिर ब्रिटेन की क्राउन जो उस समय जो थी वो अपने हाथों में जो है यहाँ का भारत का राजनीतिक सत्ता को वो अपने हाथों में ले लिया। यानी इस वजह से मैं इसे 2 पार्टों में बांटा हूँ
कि 1757 से 1858 में ये पूरे में जो है ब्रिटिश का सत्ता ही चला है, राजनीतिक सत्ता ही। लेकिन 1757 से 1858 में जो तक जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था। लेकिन 1 नवंबर 1858 यानी 1858 से और आज़ाद होने तक, एक तरह से कह सकते हैं 1947 तक जो है ब्रिटिश का संसद या फिर ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ के राजनीतिक सत्ता को रेगुलेट किया। इस वजह से हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं, जो कि 1858 से लेके 1948। 1948 क्यों? क्योंकि 1948 तक इसलिए लिया गया है क्योंकि गांधी जी की मृत्यु जो है 1948 में हुई थी। ठीक है, तो 1858 से लेके 1948 जहां पे कि जो है ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन जो अब यहां राजनीतिक सत्ता को रेगुलेट कर रहे थे, तो अब यहां पे भी हम लोग एक पॉइंट को देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से लेकर 1948 तक चला। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन की बात आती है तो हम लोग यहां पे देखें कि 1857 में जो एक विद्रोह हुआ था वो असफल हो गया था, और उसका असफल होने का कारण यही था कि राष्ट्र एकता की कमी होना, और उसी राष्ट्र एकता की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन लाया गया। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो ईस्वी है वो 1885 में शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ तभी से राष्ट्रीय आंदोलन भी शुरू हुआ। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का जो है ईस्वी जो है वो 1885 से ही माना जाता है, और 1885 से लेकर 1948 तक। तो हम लोग इसके अंदर ही इस पॉइंट को समझ रहे हैं। और अब जाके राष्ट्रीय आंदोलन को भी हम लोग 3 भाग में समझेंगे। पहला पार्ट क्या है कि उदारवादी या नरमपंथी काल। दूसरा पॉइंट है उग्रवादी या फिर गरमपंथी काल। तीसरा पॉइंट है गांधी युग। तो इसका हम लोग ईस्वी भी देखेंगे कि उदारवादी या फिर नरमपंथी काल जो है इसी ईस्वी को 1858 से 1948 को जो है इसे हम लोग 3 भागों में जो बांटे हैं। तो उदारवादी काल जो है 1885 से लेकर 1905 तक जो है, फिर उग्रवादी काल 1905 से लेकर 1918 तक, और फिर गांधी युग जो है 1918 से लेकर 1948 तक जो है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि उदारवादी या फिर नरमपंथी काल जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक। तो 1885 क्यों स्टार्ट हुआ ये मैंने आपको समझा दिया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के होते ही राष्ट्रीय आंदोलन भी शुरू हुआ जो है, इस वजह से 1885 को माना गया। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो कि संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम, और जिसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो थे W.C. बनर्जी। ठीक है, वो हम लोग बाद में भी फिर देखेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है उदारवादी, या फिर इसी को नरमपंथी बोला जाता है। उदारवादी या फिर नरमपंथी का मतलब ये हुआ कि ये लोग जो है अपने बातों को सरकार के सामने जो रखते थे, मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ये लोग जो है अपने बातों को, किसी भी बातों को या कोई भी पॉइंट होता था, ठीक है, सरकार के समक्ष जो रखते थे बहुत ही नरम तरीके से रखते थे। यानी एक तरह से नरम तरीके कहने का मतलब हुआ कि संवैधानिक तरीके से रखते थे, उग्र होकर नहीं। ठीक है, और इनमें जो सब व्यक्ति जो थे उसका उदाहरण है जैसे दादा भाई नेरोजी, R.C. दत्त, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सभी जो है उदारवादी काल के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सभी व्यक्ति जो थे अपने बातों को जो सरकार के समक्ष जो रखते थे वो संवैधानिक तरीके से रखते थे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है उग्रवादी या फिर गरमपंथी काल, जिसका ईस्वी है 1905 से लेकर 1918 तक।
अब बहुत लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा, उग्रवादी का मतलब ये हुआ कि ये लोग जो राजनीति करते होंगे, बंदूक, पिस्तौल, लाठी, डंडा, इन सभी चीज़ों से ये लोग राजनीति करते होंगे। बट ऐसा बात नहीं था। उग्रवादी या फिर गरमपंथी कहने का मतलब ये था कि ये लोग विचार से उग्र थे, ना कि बंदूक पिस्तौल का जो है राजनीति करते थे। ठीक है, तो इन लोगों का मकसद ही यही था, इन लोगों का कहना ही यही था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए इन लोगों को बोला गया कि ये लोग विचार से ही, अपने विचार से उग्र थे, इसलिए इन लोगों को बोला गया है उग्रवादी या गरमपंथी। और इसके तहत जो मतलब जिन व्यक्ति का उदाहरण आता है उसमें है लाल, बाल, पाल और एक है अरविंद घोष। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, फिर है एक अरविंद घोष। तो इस तरह से हम लोग देखें कि उदारवादी में भी कौन कौन से व्यक्ति थे, फिर उग्रवादी में कौन कौन से व्यक्ति थे। अब आता है, क्योंकि 1918 तक यह समाप्त हुआ, अब आता है गांधी युग। गांधी युग का ईस्वी है 1918 से लेकर 1948। तो गांधी युग को हम लोग समझते हैं। गांधी जी एक्चुअली दक्षिण अफ्रीका से जो भारत जो आए थे वो तो 1915 ईस्वी में ही आ गए थे। दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे वो 1915 ईस्वी में ही आ गए थे भारत जो है। लेकिन राजनीति में जो सक्रिय रूप से जो आए गांधी जी, वो जो है 1919 ईस्वी में आए। सक्रिय रूप से जो गांधी जी जो राजनीति में आए वो 1919 ईस्वी में आए। और सक्रिय रूप से राजनीति में आने के बाद जो है ये बहुत सारा आंदोलन चलाए और इन्हीं के नेतृत्व में भी हमारा भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन को यहाँ देख लेते हैं और फिर बाद में इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे भी, जिसमें इनका महत्वपूर्ण आंदोलन सब था। जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेरा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सब गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था और इन्हीं आंदोलन की वजह से गांधी जी के नेतृत्व में हमें आज़ादी भी मिली। ठीक है, और 1948 इसलिए लिखा गया क्योंकि 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग देखेंगे कि जो है ये 1858 से 1948 भी जो है ये भी पॉइंट पूरा समाप्त हो गया। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद जो है फिर 3 पॉइंट और बचता है, जो कि उत्तरकालीन मुगल वंश, जो कि 1757 ईस्वी से लेकर 1857 यहाँ पे 1757 नहीं होगा, 1707 होगा, गलती से लिखा गया। उत्तरकालीन मुगल वंश 1707 ईस्वी से लेकर 1857 या फिर 1862 तक। ये 1707 ईस्वी वही है जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा था। ये मैं मध्यकालीन भारत में पढ़ा चुका हूँ, मतलब समझा चुका हूँ। तो उसके बाद वही 1707 ईस्वी से उत्तरकालीन मुगल वंश शुरू हो जाता है, जो कि 1857 या फिर 1862 में समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1857 में जो है मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर द्वितीय भी बोलते हैं, ठीक है, उसे कैद कर लिया गया था 1857 में। लेकिन इसकी मृत्यु जो है 1862 में हुई थी, तो इसलिए कहीं 1857 और कहीं 1862 भी लिखा जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, हम लोग इसको सब हर टॉपिक को डिटेल से समझेंगे बाद में। फिर सेकंड पॉइंट जो और हमें इसमें पढ़ना है वो है मराठा साम्राज्य, जो 1627 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक जो है। फिर थर्ड पॉइंट है सिख आंदोलन। तो सिख आंदोलन जो कि 1469 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी तक चलेगा जो है। तो इस तरह से आप लोग समझे होंगे कि हम लोगों को जो है क्या क्या पढ़ना है आधुनिक भारत के अंदर जो है और कितना पढ़ना है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ आपको समझ में आया या फिर नहीं आया जो है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।